हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का 1.3 जिसका नाम है द पिलग्रिम, इसका हम क्वेश्चन से करेंगे। तो इसमें आपको वार्मिंग अप, मार्जिन क्वेश्चन, मतलब कि जो चैप्टर के साइड साइड में क्वेश्चन दिए रहते हैं वो, और लास्ट में जो आपको इंग्लिश वर्कशॉप है सब मैं आपको कराऊंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिर तक जरूर देखो, ठीक है। इससे पहले बाकी सब्जेक्ट्स का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सब अवेलेबल है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वार्मिंग अप में क्या है, मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। आपको ग्रुप बनाना है और ये सब डिस्कस करना है। क्या क्या चीज़ें डिस्कस करना है यहाँ पर देखो ध्यान से। व्हाट फेटल डेंजर प्रॉब्लम्स डिड मैनकाइंड फेस सेंचुरीज अगो बट आर नो लॉन्गर अ थ्रेट टुडे। क्या बोले, क्या ऐसे बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें या खतरा इंसानियत ने झेला है या सामना किया है जो आज इंसान के लिए खतरा नहीं रह गई है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, जैसे कि स्मॉल पॉक्स एंड प्लेग एपिडेमिक्स। तो स्मॉल पॉक्स और प्लेग ये बीमारी ऐसी थी ना, बहुत लाखों करोड़ों इंसान इसमें मरे हैं, ठीक है। लेकिन आज इसकी वैक्सीन हम बना चुके हैं, इसका इलाज हम ढूंढ चुके हैं, तो आज ये हमारे लिए कुछ भी खतरा नहीं है। और लैक ऑफ वैक्सीन्स एंड मेडिसिन, और जब पहले के समय पे जो दवा थी और जो वैक्सीन्स थी, इसकी कमी के कारण हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में थे, इंसानियत बहुत ज़्यादा मुसीबत में थी। पहले लोग मर जाते थे, इलाज नहीं मिलता था, लेकिन आज नहीं है। आज एडवांस मेडिसिन है जिससे इलाज हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, यहाँ तक कि हार्ट ट्रांसप्लांट भी होने लगा है। एक अगर किसी का हार्ट खराब है, दूसरे का हार्ट लग जाता है, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब आगे क्या है, पुअर सैनिटेशन एंड अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। पहले पुअर सैनिटेशन मतलब कि साफ सफाई जो थी वो सबका ध्यान नहीं दिया जाता था, और पीने का पानी अनसेफ रहता था, मतलब कि बहुत ही पीने का पानी पीने लायक नहीं रहता था, ठीक है। पीते थे तो उससे कई बीमारी हो जाती थी, मर जाते थे। लेकिन आज के समय में हर एक इंसान को तो नहीं, अभी भी कहीं कहीं ऐसा है जगह जहाँ पर लोगों को साफ़ पानी नहीं मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर लोगों को साफ़ सफाई और अच्छा पानी मिलता है। फिर क्या, लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। और पहले मॉडर्न कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन नहीं था जो आज के समय पर है। मतलब कि अगर आपको किसी से बात करना हो, कहीं पर जाना हो, तो आपको बहुत मुसीबतें उठानी पड़ती थी, झेलनी पड़ती थी। आज के समय पर नहीं है। आप यहाँ से अमेरिका जाना चाहो, मतलब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने जाना चाहो, आप एरोप्लेन से आप पहुँच सकते हो। आपका कुछ सामान है, शिप से पहुँच जाता है। तो ये सब चीज़ें आज के टाइम पे अवेलेबल है। अब आगे क्या है, बी में आपको नेम अ फ्यू साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर्स, social reformers, inventors, discoverers who spent most of their lives to find solutions to some major problems, setbacks that mankind faced। क्या हो रहा है, कुछ जो साइंटिस्ट थे या एक्सप्लोरर्स थे या सोशल रिफॉर्मर या इन्वेंटर, डिस्कवरर, जो अपना ज़्यादातर समय कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए करते थे, जो इंसानियत झेलती थी, जो मतलब इंसान झेलते थे। तो इन लोगों के नाम देखो यहाँ पर क्या है। डॉक्टर एडवर्ड जेनर है, लुइस पेस्टर है, मैरी कुरियर है, थॉमस एल्वा एडिसन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, महात्मा गांधी है। तो ये महान लोग हैं जो उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे जो इंसान झेल रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी सी में क्या है, डिड दे देमसेल्व सफ़र फ्रॉम दोज प्रॉब्लम सेटबैक्स। क्या बोल रहे हैं कि ये जो लोग थे, क्या ये खुद भी उसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, वही प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे जिसका इन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, यस मेनी ऑफ देम फेस्ड हार्डशिप, फेलियर, क्रिटिसिज्म, पॉवर्टी, इलनेस एंड पर्सनल सेक्रीफाइसेस वाइल वर्किंग टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो आप क्या लिखोगे, हाँ इनमें से बहुत लोग मुश्किलें, नाकामी, क्रिटिसिज्म या गरीबी या बीमारी या खुद सेक्रीफाइस करके ये काम कर रहे थे और इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, ओके। अब डी में क्या, व्हाट इंस्पायर्ड देम टू स्पेंड द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइव्स टू रिसर्च एंड शेयर देयर फाइंडिंग्स। क्या बोल रहे, क्या चीज़ उनको इंस्पायर की, मतलब क्या चीज़ उनका हौसला बढ़ाई जिससे वो अपने जीवन का कीमती समय, ज़्यादातर समय रिसर्च करके उसको शेयर किए, जो भी उसका रिजल्ट आता था उसको। तो आंसर क्या है, देयर डिजायर टू सर्व ह्यूमैनिटी, इम्प्रूव पीपल्स लाइव्स, रिड्यूस सफरिंग एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस इंस्पायर्ड देम टू रिसर्च एंड शेयर देयर फाइंडिंग्स। क्या बोल रहे हैं कि उनकी एक चाह कि वो इंसानियत को सर्व करे, मतलब इंसानियत की आप बोल सकते हो सेवा करे, और लोगों के जीवन को और बेहतर बनाए, लोगों की सफरिंग कम करे, मतलब कि लोगों की जो परेशानी है, जो मुश्किलें झेल रहे हैं, और ये सब को कम करे, और इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाए लोगों के रहने के लिए। तो इसी
सोच ने इनको इनके जो रिसर्च थी उसको इन शेयर करने की हिम्मत दी, हौसला दिया। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, अब आगे रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस। पहला क्या है, इफ टू और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन कन्वे द सेम मीनिंग इन द फिगर ऑफ स्पीच इन दैट लाइन इज कॉल्ड टोटोलॉजी। क्या बोल रहे हैं, अगर या दो से ज़्यादा वर्ड सेम लाइन में है और सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं तो उसको हम टोटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, इट बॉट जॉय एंड चीयर, तो जॉय एंड चीयर जो है सेम मीनिंग है तो ये टोटोलॉजी हो गया। दे ग्रोन विथ एक्स एंड पेन, तो यहाँ पर देखो एक्स एंड पेन ये जो है तो ये क्या है, दोनों सेम मीनिंग है। ठीक है, मतलब दर्द आप बोल सकते हो, जॉय एंड चीयर मतलब क्या होता है, खुशी आप बोल सकते हो। तो ये दोनों का सेम मीनिंग है तो ये क्या होगा, टोटोलॉजी हो गया। एक ही लाइन में दो सेम मीनिंग वाले वर्ड आ गए तो। ठीक है, अब बी में क्या देखो, पोएट्स ऑफन चेंज द प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द लाइन ऑफ अ पोएम in order to make the lines rhyme or to emphasize upon something. The figure of speech in such lines called inversion or anastrophe. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो पोएट रहते हैं वो प्रॉपर जो ग्रामेटिकल ऑर्डर है उसको चेंज कर देते हैं ताकि वर्ड्स राइम हो। ठीक है, तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन या तो बोलते हैं एनास्ट्रोफी। ठीक है, तो यहाँ पर तो एग्जाम्पल क्या है, अप केम द सन, तो देखो ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है लेकिन पोएट ने सही राइम करने के लिए पोएम को ऐसे किया है, डाउन द हिल इट फ्लोड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इन्वर्जन या तो एनास्ट्रोफी। क्लियर, अब सी में क्या है, when a question is asked in order to create a dramatic effect and not to get an answer in a line of the poem, the figure of speech used is called interrogation rhetorical question। क्या बोल रहे हैं, जब जो पोएम है उसके लाइन में क्वेश्चन पूछा गया है एक ड्रामेटिक इफेक्ट बनाने के लिए, मतलब कि एक कुछ माहौल बनाने के लिए, ना कि आंसर की, ना कि जवाब पाने के लिए, तो ऐसे जो पोएम की लाइन रहती है उसको बोलते हैं इंटरोगेशन या तो रिटोरिकल क्वेश्चन। तो एग्जांपल देखो यहाँ पर, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, तो देखो यहाँ पर क्या किया गया, क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बस खाली एक माहौल बना गया ड्रामेटिक। ठीक है, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, तो इसको हम बोलते हैं इंटरोगेशन या तो रिटोरिकल क्वेश्चन, ये फिगर ऑफ स्पीच को। क्लियर हो गया, चलो भी आगे चलते हैं। अब हम आ गए मार्जिन क्वेश्चन में। ठीक है, मार्जिन क्वेश्चन क्या होता है, आपको मैंने बताया था, मार्जिन क्वेश्चन मतलब जो साइड साइड में होती है क्वेश्चंस, पोएम जो आपकी है उसके साइड साइड में जो क्वेश्चंस है उसको मार्जिन क्वेश्चन बोलते हैं। क्लियर, तो क्या है पहला इसमें, व्हाट डिड द पिलग्रिम डू ऑल्दो ही हैड ऑलरेडी क्रॉस द कैज्म। क्या बोल रहे हैं, जो पिलग्रिम है, जो तीर्थ यात्री है, वो उसने क्या किया जबकि उसने कैज्म जो था, मतलब कि जो एक खाई थी उसको क्रॉस कर चुका था। तो आंसर क्या, ऑल्दो ही हैड ऑलरेडी क्रॉस द कैज्म द पिलग्रिम पॉज्ड एंड बिल्ट अ ब्रिज अक्रॉस इट फॉर दोज वुड कम आफ्टर हिम। क्या बोले, भले से जो पिलग्रिम था, जो तीर्थ यात्री था, वो उस खाई को क्रॉस कर चुका था लेकिन फिर भी वहाँ पर रुका और उसने एक ब्रिज बनाया, एक पुल बनाया उस खाई पर, ताकि कोई और अगर उसके पीछे आए तो उसको मुश्किल ना हो, वो उस खाई को आराम से क्रॉस कर ले। ठीक है, अब आगे क्या सेकंड में, व्हाट पजल्ड द फेलो पिलग्रिम। क्या बोले, क्या जो पिलग्रिम जो तीर्थ यात्री था उसके जो साथ जो था उसका साथी, उसको क्या पजल किया, क्या उसको एकदम आश्चर्य में डाल दिया। तो आंसर क्या है, द फेलो पिलग्रिम वॉज पजल्ड बिकॉज द ओल्ड मैन वॉज बिल्डिंग अ ब्रिज एट द एंड ऑफ हिज जर्नी इवन दो ही वुड नेवर पास दैट वे अगेन। क्या बोल रहे, जो तीर्थ यात्री का साथी था वो इस बात से आश्चर्य हुआ कि जो ये बूढ़ा सा इंसान है, बूढ़ा सा आदमी जो है, ये पिलग्रिम, ये एक ब्रिज क्यों बना रहा है उस खाई पे अपने जर्नी, जबकि उसने वहाँ से जर्नी पूरा कर लिया है और वो कभी भी उस खाई के पास से या उस खाई को कभी वापस क्रॉस नहीं करने वाला है। जब सोचा कि वो एक बार क्रॉस हो गया तो इसलिए क्यों ब्रिज बना रहा है, तो ये आएगा भी नहीं यहाँ पर वापस, तो ये उसको पजल करता है। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। थर्ड में क्या है आपको, थर्ड में व्हाट कुड बी द थर्ड पिलग्रिम। क्या बोल रहे हैं, थर्ड पिलग्रिम कौन हो सकता है, तो आंसर क्या है, थर्ड पिलग्रिम कुड बी द फेयर हेड यूथ who would follow the old pilgrim and needed the bridge to cross the chasm safely। क्या बोले, जो थर्ड पिलग्रिम है वो एक यूथ, एक जवान कोई इंसान हो सकता है जो इस बूढ़े पिलग्रिम मतलब बूढ़े तीर्थ यात्री के फॉलो करते हुए आएगा पीछे पीछे, और उसको ये जो खाई है क्रॉस करने के लिए ब्रिज चाहिए रहेगा। ठीक है, क्लियर,
आगे चलते हैं अभी। अब आ गए हम इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप क्या है, आपके पोएम के लास्ट में जो इंग्लिश वर्कशॉप है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू फिल द वेब डायग्राम, दे शुड रिलेट टू द थीम इन द वेब। तो देखो यहाँ पर आपको पोएम से पिक करना है कुछ वर्ड्स, और जो आपको वेब डायग्राम दिया गया उसको पूरा करना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, आप उसमें लिख देना, ठीक है। ट्रैवल में जो देखो चार है, उसमें आप क्या लिखोगे, पिलग्रिम लिखोगे, जर्नी, पाथ, कैज्म, ये आप लिख दोगे, ठीक है। फिर टाइम अराउंड सनसेट में आप क्या लिखोगे, इवनिंग, ट्वाइलाइट, इवेंटाइड, क्लोज ऑफ द डे, ये आप लिख दोगे। क्लियर हो गया, ऐसे आपको लिख देना, तो आपको वेब पूरा हो जाएगा, वेब डायग्राम। अब आगे चलते हैं। सेकंड में क्या है, द एंटायर पोएम इज मेटाफोरिकल implied comparison, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ वॉट दे इम्प्लाई इन कॉलम बी। तो आपको मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से, जो सही उसका मैच है उससे। तो देखो पहला क्या, पिलग्रिम, पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्री। तो क्या है, अ ड्यूटीफुल मैन मतलब एक जिम्मेदार इंसान। फिर क्या है, जर्नी, तो जर्नी का क्या आपका सी है, क्या, लाइफ मतलब जीवन। इवनिंग और क्लोज ऑफ द डे मतलब शाम, या तो जहाँ पर दिन खत्म होता है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, ई, ओल्ड एज मतलब बूढ़ा इंसान या एकदम पुराना समय। कैज्म, डीप एंड वाइड मतलब कि खाई या तो गहरी और चौड़ी, तो क्या रहेगा, थ्रेट टू लाइफ आप इसमें डालोगे। बिल्डिंग अ ब्रिज मतलब पुल बनाना, तो इसमें आप क्या, जी लिखोगे। सॉल्विंग द प्रॉब्लम या गेटिंग रीड ऑफ थ्रेट टू लाइफ मतलब कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या तो किसी थ्रेट को हटाना, ठीक है, जिससे खतरा हो जिंदगी को, जीवन को। पिटफॉल, तो इसका क्या मीनिंग है, ट्रैप। क्लोज ऑफ द डे, इसका क्या है, डेथ। तो यहाँ पर हो गया सेकंड वाला भी कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब इसमें देखो क्या है, रीड द पोएम एंड राइट 3 क्वालिटीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोले, आपको पोएम रीड करना और जो जो दिया गया इनकी 3 क्वालिटीज लिखना है, ठीक है। तो पहले क्या, द ओल्ड पिलग्रिम, जो बूढ़ा तीर्थयात्री था, तो इसकी 3 क्वालिटी क्या लिखेंगे, ये बहुत ही काइंड था मतलब कि बहुत अच्छा था, बहुत हेल्पफुल था मतलब बहुत मदद करने वाला था दूसरों की, ठीक है, मददगार था आप बोल सकते हो। थॉटफुल था, बहुत सोच समझ के करता था, बहुत समझदार था आप बोल सकते हो। फिर फेलो पिलग्रिम, जो उस बूढ़े तीर्थयात्री का जो साथी था, वो कैसा था, क्यूरियस था मतलब एकदम उत्सुक था। प्रैक्टिकल था, वो मतलब जीवन को एकदम प्रैक्टिकली सोचता था कि अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा, सब सोच के करने वाला था। क्वेश्चनिंग था, और उसको सवाल करने की आदत थी सब चीज़ों के बारे में, ओके। अब द यंग पिलग्रिम, जो जवान पिलग्रिम था, तीर्थयात्री था, उसकी क्वालिटीज़ क्या, इनोसेंट था वो मतलब कि मासूम था, सीधा साधा था। इनएक्सपीरियंस था मतलब कि उसको जीवन का कोई भी अनुभव नहीं था, बिना अनुभव वाला था। होपफुल था मतलब कि उम्मीद से भरा हुआ था, ठीक है। अब आगे क्या है, आंसर इन योर ओन वर्ड्स। अब आपको अपने ओन वर्ड्स में इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। तो पहला क्या है, फर्स्ट है आपको, वाई डिड द ओल्ड मैन हैव नो नीड टू बिल्ड द ब्रिज अक्रॉस द कैज्म। क्या बोल रहे हैं कि जो बूढ़ा इंसान था उसको कोई भी पुल बनाने की ज़रूरत क्यों नहीं थी उस खाई के ऊपर। तो आंसर क्या है, द ओल्ड मैन हैड ऑलरेडी क्रॉस द कैज्म सेफली एंड वुड नेवर पास दैट वे अगेन, सो ही हैड नो लॉन्गर नीड टू बिल्ड द ब्रिज। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो बूढ़ा इंसान था वो ऑलरेडी उस खाई को क्रॉस कर चुका था सेफली, सुरक्षित, और वो कभी भी वहाँ से वापस नहीं जाने वाला था, इसके लिए उसको ज़रूरत ही नहीं थी उस पर पुल बनाने की, ठीक है। बी में क्या है, वॉट एक्सप्लेनेशन डिड ही गिव टू द फेलो पिलग्रिम फॉर हिज थॉटफुल डीड। क्या बोले, उसने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, क्या समझाया अपने साथी जो तीर्थयात्री था उसको, कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। आंसर क्या, ही एक्सप्लेन दैट अ यंग पिलग्रिम वुड फॉलो हिम एंड माइट फाइंड द कैज्म डेंजरस। क्या बोले, उसने ये बताया कि हो सकता है कोई जवान तीर्थयात्री मुझे फॉलो करते हुआ आए और उसको ये खाई जो है डेंजरस लगे, बहुत खतरे वाली लगे। देयरफॉर ही वॉज बिल्डिंग द ब्रिज टू हेल्प द यंग पिलग्रिम क्रॉस सेफली। तो इसलिए वो ये ब्रिज, ये पुल बना रहा था ताकि वो जो जवान तीर्थयात्री जो उसको फॉलो करते आएगा तो वो इसको सुरक्षित तरीके से क्रॉस कर ले बिना कोई खतरे के, ठीक है। अब सी में क्या है, वॉट मैसेज डज द पोएम कन्वे टू ऑल ऑफ अस। क्या बोल रहे, क्या मैसेज है, संदेश पोएम हम सबको दे रही है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, द पोएम टीचेस अस टू थिंक ऑफ अदर्स, हेल्प फ्यूचर जनरेशन एंड परफॉर्म सेल्फलेस एक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। क्या बोल रहे हैं, जो ये पोएम है, कविता है, ये हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें हेल्प करना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें
अच्छे काम करना चाहिए जो फ्यूचर जनरेशन के लिए हो, और हमें सेल्फलेस एक्ट परफॉर्म करने चाहिए, मतलब कि बिना ऐसे सोचे हमें काम करना चाहिए कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा, ठीक है, और जो सोसाइटी के लिए वेलफेयर रहे, ठीक है, मतलब कि सोसाइटी का भला हो, जिसमें समाज का भला हो। तो फोर्थ में आपको है नोट द राइमिंग वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टैंजा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा के राइमिंग वर्ड्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, वे ग्रेस वाइट साइड टाइड डिम हिम। ओके, तो राइमिंग स्कीम होता, राइमिंग वर्ड्स होते क्या है, उसमें आवाज़ आपकी सेम रहनी चाहिए, मीनिंग भले से अलग हो, और मीनिंग अगर सेम रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आवाज़ दो वर्ड की सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया वे ग्रे, तो दोनों का मीनिंग अलग है, वे मतलब होता है रास्ता, ग्रे मतलब कलर होता है आपका, लेकिन मीनिंग अलग है, लेकिन आवाज़ सेम आ रही है। तो वाइड साइड टाइड भी सेम वही है, वाइड मतलब चौड़ा, साइड मतलब किनारा, टाइड मतलब लहर, मीनिंग अलग तीनों का है, लेकिन आवाज़ सेम आ रही है, सेम डिम हिम के लिए। ओके, अब आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि द पोएट हैज़ यूज्ड अ डेलिब्रेट पैटर्न ऑफ लाइन्स दैट राइम विद अदर लाइन्स इन द पोएम और द स्टैंजा। This pattern can be identified by giving the rhyming pairs of the words the same letter of the alphabet. For example, first stanza of this poem has the pattern A A B C C B B. तो ये राइमिंग स्कीम है फर्स्ट स्टेंजा की। राइमिंग स्कीम होता क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका हम एक्सप्लेनेशन कोई और वीडियो में देखेंगे। सो ए ए बी सी सी बी बी इज कॉल्ड द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द पिलग्रिम। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो ए बी सी सी बी बी है, ये आपकी राइमिंग स्कीम होगी फर्स्ट स्टैंजा की द पिलग्रिम पोएम की। अब यहाँ पर देखो आगे आपको क्या बोल रहे हैं, अब मेन क्वेश्चन जो आपको आ रहा है जहाँ पर आपको आंसर लिखना है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं नाउ राइट द राइम स्कीम ऑफ द सेकंड स्टैंजा एंड थर्ड स्टैंजा। आपको सेकंड और थर्ड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम लिखनी है। रिमेंबर दैट अ लाइन इन द सेकंड और थर्ड स्टैंजा मे राइम विद द लाइन्स इन द फर्स्ट स्टैंजा टू। यू मे यूज द सेम लेटर ऑफ द अल्फाबेट एज यूज इन द फर्स्ट स्टैंजा। क्या बोल रहे हैं कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड और थर्ड स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो फर्स्ट स्टैंजा से मैच हो, तो आपको सेम लेटर यूज़ करना है, से अल्फ़ाबेट यूज़ करना है फर्स्ट स्टैंजा के, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सेकंड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम और थर्ड स्टैंजा की। तो सेकंड स्टैंजा की क्या है, डी डी ए बी बी, आप मैच करके देख सकते हो, ये आपकी राइमिंग स्कीम है। फिर थर्ड स्टैंजा की क्या है, ई ए एफ एफ सी सी, तो ये आपकी थर्ड स्टैंजा की है। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है कि डी डी के बाद ए क्यों आ रहा है, आप बोलोगे कि ए बी सी डी अगर हम सीक्वेंस में जाएँ तो ए बी सी डी के बाद तो ई आना चाहिए, वापस ए क्यों आ रहा है। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या आपको बोला है कि अगर फर्स्ट स्टैंजा के आपके वर्ड से थर्ड सेकंड एंड थर्ड स्टैंजा की राइमिंग वर्ड्स मैच हो रहे हैं तो आपको सेम लेटर यूज़ करना है। तो इसके लिए हम डी डी के बाद ए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा के वर्ड से मैच हो रही है हमारी ये राइमिंग स्कीम। बी बी भी इसीलिए हम लिख रहे हैं, क्लियर। फिर आगे हम ई पर आए, ई लिखने के बाद हम वापस ए क्यों लिख रहे हैं, सेम बात है, क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा का जो राइमिंग वर्ड है उससे मैच हो रहा है आपका थर्ड स्टैंजा के राइमिंग वर्ड्स। फिर क्या एफ एफ है, फिर सी सी है, क्लियर हो गया। अब ये हमारा हो गया राइमिंग स्कीम। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको, तो यहाँ पर अभी सी में क्या आपको दिया गया, फाइंड द टू लाइन्स दैट कंटेन इन्वर्जन। क्या बोल रहे हैं, आपको दो लाइन ढूंढना है जिसमें इन्वर्जन हो। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दो लाइन है, पोएम से हमने लिखा है, अ पिलग्रिम गोइंग अलोन हाईवे देयर अ फॉलोवेथ आफ्टर मी टुडे, ठीक है। अब उसके आगे फाइंड आउट वन ईच कंटेन द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, आपको हर एक फिगर ऑफ स्पीच जो लिखा है उसके लिए एक लाइन आपको लिखना है। तो पहले क्या, टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी हम क्या लिखेंगे, टू अ कैज्म डीप एंड वास्ट एंड वाइड, ठीक है। टोटोलॉजी क्या होता है आपको मैंने बताया था, टोटोलॉजी मतलब कि सेम मीनिंग यूज होगा, सेम वर्ड सेम मीनिंग के दो वर्ड एक ही लाइन में रहेंगे तो उसको टोटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या, पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें आप क्या लिखो, द कैज्म हेल्ड नो फियर फॉर हिम। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ये फिगर स्पीच में एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मतलब कि एक बिना जिसमें जान नहीं हो उसको एक ऐसी क्वालिटी दे जो एक जीवित जीव में रहती है, ठीक है। तो देखो जो कैज में जो खाई है वो उसमें कोई भी डर नहीं है, तो देखो खाई में क्या डर रहेगा, क्योंकि वो तो कोई लिविंग थिंग नहीं है, तो इसके लिए ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। फिर क्या, इंटरोगेशन। इंटरोगेशन मतलब क्या होता है कि कुछ सवाल मतलब क्वेश्चन फॉर्म करना, लेकिन वो क्वेश्चन के लिए नहीं रहता है, वो एक माहौल बनाने के लिए रहता है, ठीक है वैसा। तो इसमें क्या रहेगा, वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर। तो ये लाइन जो है ये इंटरोगेशन है, क्लियर हो गया। अब आगे क्या है देखो,
Imagine that you are the fellow pilgrim and you wish to share your experience of the incident in the poem. Write short article about it for a magazine journal. Also convey what changes it has brought in your life. सिंपल है, आप इमेजिन करो कि आप फेलो पिलग्रिम हो, मतलब कि जो वो तीर्थ यात्री था उसके साथ ही हो आप, तो आपको एक कुछ अपना एक्सपीरियंस लिखना है मैगजीन के लिए, समझ लो एक शॉर्ट आर्टिकल में। तो ये देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको लिख कर दिखाया है कैसे आपको करना है। द ब्रिज ऑफ काइंडनेस, तो देखो द ब्रिज ऑफ काइंडनेस मतलब कि काइंडनेस का एक ब्रिज, एक पुल। तो इसके बारे में हम लिखने वाले हैं। तो कैसे हम लिखेंगे, सबसे पहले देखो जो आप आर्टिकल लिखोगे स्टार्ट आपको ऐसे करना है। While traveling, I met an old pilgrim who stopped to build a bridge across a deep chasm after he had already crossed it। क्या बोल रहे हैं कि ट्रैवलिंग करते समय, मतलब कि यात्रा करते समय, मैं एक बूढ़े से पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्री से मिला जो रुक कर एक पुल बना रहा था, एक ब्रिज बना रहा था, एक डीप कैज्म मतलब कि एक गहरी खाई के ऊपर, जबकि वो खुद उस खाई को क्रॉस कर चुका था। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड वाई ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम बिकॉज ही वुड नेवर रिटर्न दैट वे। तो मैं एकदम आश्चर्य हो गया और मैं पूछा कि ये आप ब्रिज, ये पुल क्यों बना रहे हो जबकि आप वापस इस खाई को कभी भी क्रॉस नहीं करने वाले हो। द ओल्ड मैन रिप्लाइड दैट अ यंग पिलग्रिम वुड सून फॉलो एंड द ब्रिज वुड हेल्प हिम क्रॉस सेफली। तो क्या बोल रहे हैं, जो बूढ़ा तीर्थ यात्री था उसने ये रिप्लाई दिया, ये जवाब दिया कि हो सकता है मेरे बाद कोई यंग मतलब कोई जवान तीर्थ यात्री आएगा, इंसान आएगा जो मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो करते हुए आएगा और इस खाई को क्रॉस करेगा, तो उसको ये ब्रिज, ये पुल हेल्प करेगा सेफली, सुरक्षित पार करने में। हिज सेल्फलेस एक्ट डीपली टच्ड मी, और इसके ये सेल्फलेस मतलब कि बिना कोई फल मतलब बिना कोई उसके बदले फल पाए जो ये सेल्फलेस एक्ट वो बूढ़ा इंसान कर रहा था, जो अच्छाई कर रहा था, वो मुझे एकदम दिल को मेरे छू गया। आई रियलाइज दैट ट्रू ग्रेटनेस लाइज इन हेल्पिंग अदर्स विथआउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो उस समय मुझे ये एहसास हुआ कि जो ट्रू ग्रेटनेस है, मतलब कि सच्ची जो महानता है, वो इस चीज़ में आती है कि हम बिना रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट किए, मतलब बिना रिटर्न में कुछ उम्मीद लगाए, हम किसी के साथ अगर अच्छा करें तो उसको हम बोल सकते हैं वो इंसान महान है। ठीक है, सिंस दैट डे आई हैव डिसाइडेड टू हेल्प पीपल हुएवर आई कैन एंड टू डू गुड डीड्स दैट विल बेनिफिट फ्यूचर जनरेशन। क्या बोले, उस दिन से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हर एक इंसान की मदद करूँगा, हर एक इंसान के साथ अच्छाई करूँगा, और मैं हर वो अच्छे काम करूँगा जो फ्यूचर जनरेशन के बेनिफिट में हो, के भलाई में हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारी जो पोएम थी द पिलग्रिम, इसके क्वेश्चन से सारे कंप्लीट हो गए हैं। मैंने हर एक चीज़ आपको समझा दिया है, वो फिगर स्पीच हो या तो कुछ ग्रामर थी या तो क्वेश्चंस के आंसर्स थे। आई होप हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी। आपको देखो इसमें वार्मिंग अप भी और मार्जिन क्वेश्चंस भी और इंग्लिश वर्कशॉप भी सब मैंने कवर किया है। जो पिछले वीडियो में नहीं कवर हुआ था, इसके जो मैं क्वेश्चन आंसर के दिया था, वो सब इसमें कवर हो गए। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ पेंडिंग है, कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में दो, मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर देने के लिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स आए। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।